मंत्र बोलेंगे। ओम सहनावतु। इनहेल। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. तो षट कर्म के विषय में आज का अध्याय रहेगा, आज का लेक्चर रहेगा, जिसमें हम षट कर्मों की कुछ विधियां तो पढ़ लेंगे अगर इसमें कंप्लीट होती हैं। धोती, बस्ती, नौली, पहले इनको देखेंगे, इनकी विधि क्या है, इनके लाभ क्या हैं, इनकी सावधानियां क्या हैं। तो षट कर्म मतलब 6 ऐसी प्योरिफिकेशन की क्रियाएं होती हैं जो बॉडी को प्योरीफाई करती हैं, अर्थात ये हमारे वात पित्त कफ को भी बैलेंस करती है। अगर किसी का पहले से ही वात पित्त कफ बैलेंस है, ना वात बढ़ा हुआ उसका, ना पित्त बढ़ा हुआ है, ना घटा हुआ है, ना ही कफ है, तो उसको षट कर्मों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। अब क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया है, जीवन शैली ऐसी हो गई है, तो हम सब इससे जो वात पित्त कफ जो दोष होते हैं उनसे ग्रसित रहते ही हैं। इसलिए प्राणायाम से पहले अर्थात सुबह उठते ही आपको ये षट कर्म के थोड़े थोड़े से क्रियाएं कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो हठ योग की साधना में षट कर्मों का जो वर्णन है बड़ा विस्तार से किया गया है। सभी हठ योग के ग्रंथों में षट कर्मों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। और जितने भी योगाचार्य हुए या ऋषि हुए, महर्षि हुए, जैसे हमारे आश्रम ही यदि देखें तो वहाँ पे सारे संत लोग षटकर्म करते ही हैं। कोई आपको मिलेगा कुंजल करता हुआ, कोई मिलेगा प्रक्षालन करता हुआ, मतलब गुरुदेव भी अभी प्रक्षालन कर लेते हैं हर महीने में एक बार। ठीक है। और बाकी संत भी कर लेते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है, उनको करना ही होता है। कुंजल करते मिलेंगे, नेति करते मिलेंगे, धोती करते मिलेंगे, सब वो आपको देखने को मिलेगा आश्रमों में ये सारी चीज़ें। और फिर योग ध्यान साधना वगैरह करते हैं। तो मनीषियों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो मलहीन बनी रहे, मलविहीन बनी रहे, मतलब उनमें मल ना हो, वो प्योर हैं, कोई प्योर रहें। उसमें जो प्राण शक्ति है, क्योंकि प्राणायाम उसी शक्ति के द्वारा चलता है, तो उसमें जो प्राण शक्ति मूव करे वो बिना रुके करे और अपनी स्पीड से करे, एक प्रॉपर स्पीड से हो उसमें गति और बिना रुके हो। तो इसलिए शरीर में वात पित्त कफ जब असंतुलित हो जाते हैं तो सबसे पहले षट कर्मों का अभ्यास करके उन वात पित्त कफ को हम संतुलित या साम्य अवस्था में ले आएं। और जब ये वात पित्त कफ आपकी साम्य अवस्था में आ जाएंगे तो आपकी योग साधना में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपका बहुत मन लगने लगेगा योग साधना में। तो आपके अंदर जो भी वात पित्त कफ की समस्याएं हैं वो सारी इन षट कर्मों से खत्म हो सकती हैं। और ज़्यादातर रोग इन्हीं से होते हैं। वात से होते हैं, बताया जाता है कि वात से 80 रोग होते हैं, पित्त से 40 रोग होते हैं, कफ से 20 रोग होते हैं। ऐसे करके जितने भी सारे रोग होते हैं इन्हीं की वजह से हो जाते हैं शरीर में। तो इसलिए जब हम षट कर्मों का अभ्यास करते हैं तो हमारी नाड़ियों की शुद्धि भी होती है और वात पित्त कफ भी एकदम ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ षट कर्म का मतलब 6 ही है, 6 ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा हम शरीर का शोधन कर सकते हैं या जिनके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। तो षट प्लस कर्म 2 चीज़ों से बना है ये शब्द। इसमें 6 कर्म या क्रियाएं कह सकते हैं। ठीक है, इनको क्रिया कह लें, कर्म कह लें, या इनको कह सकते हैं साधनाएं कह लें, या तो हठ योग प्रदीपिका में शरीर की शुद्धि करने के लिए भी 6 क्रियाओं का ही वर्णन किया गया है और उन्हीं को षट कर्म कहा जाता है। तो ये शोधन क्रियाएं जो हैं हमारे
ऊपर से कपाल प्रदेश से, सिर से मतलब चोटी से लेके पैर तक, ठीक है, या कपाल प्रदेश से लेके गुदा द्वार तक का सारी आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया इसमें प्रयोग में लाई जाती है। मतलब मस्तिष्क से लेके आपके गुदा द्वार तक का सारी की क्रिया इसमें क्योंकि होती हैं, और बाकी बॉडी के पार्ट पे भी ये काम करता है। इसलिए आयुर्वेद में भी आप देखेंगे पंचकर्म की चिकित्सा का वर्णन है। उसी तरह से हठ योग के साधकों के लिए आंतरिक शुद्धि और वात पित्त कफ को संतुलित करने की बात की गई है, और वहाँ षटकर्मों का वर्णन किया गया है। तो योगी स्वात्माराम जी ने भी अपने इस ग्रंथ में हठ योग प्रदीपिका में इन शुद्धि क्रियाओं का वर्णन किया है। तो इसलिए शरीर की शुद्धि के लिए, उसकी आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए इनका प्रयोग करना आवश्यक है, ताकि आप अच्छे से, आपकी योग साधना में आसानी हो, आप वो अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से 6 क्रियाएं बताई गई हैं मतलब इसमें हठ योग प्रदीपिका में। इसके लिए लिखा गया है, धोतिर बस्तिस्तः नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षिते। के धोती, बस्ती, नेति, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 शोधन की क्रियाएं बताई गई हैं। तो सबसे पहले इसमें आप समझेंगे धोती को। तो हठ योग प्रदीपिका में जो बताया गया कि शरीर में 72,000 नाड़ियों के शोधन के लिए षटकर्म किए जाते हैं। तो उन षटकर्मों का जो अभ्यास है वो आंतरिक शोधन के द्वारा शुरू कर सकते हैं, और धोती इसमें सबसे पहला षटकर्म बताया गया। तो धोती के षटकर्म के लिए बताया जाता है कि चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेन सिक्तम वस्त्रम शनैर्ग्रसेत पुनः प्रत्याहारे चत दुदितम धोती कर्म ततः। कहते हैं कि सबसे पहले उत्कट आसन में बैठ जाएं, जैसे उकड़ू आसन बोलते हैं ना जिसको, उत्कट आसन में बैठ जाएं, उकड़ू आसन में बैठ जाएं, और 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा होना चाहिए, 15 हाथ लंबा कपड़ा होना चाहिए, वो कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए। मतलब यहाँ 15 हाथ लंबा का मतलब होता है जैसे 5-6 मीटर भी हो सकता है, ठीक है, 20-25 फीट के आसपास भी हो सकता है। हालांकि हठ योग प्रदीपिका में उसकी लेंथ बताई गई है कि लगभग 1 मीटर हो, 1.5 मीटर तक आप ले सकते हैं। तो 1.5 मीटर से लेके आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रदीपिका में बताया गया तो इसी तरह से इसको बताया गया कि 1.5 मीटर हो, 3-4 फीट का हो, ज़्यादा का भी हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, उससे आप कर सकते हैं। तो लेकिन जो वर्तमान में यूज़ किया जाता है वो ऐसे ही है कि 3-4 मीटर का तो होता ही है, तो 20-25 फीट का मतलब होना चाहिए, ये मान के चलिए। तो उत्कट आसन में बैठेंगे और 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा लेंगे। इतना 4 अंगुल इतना चौड़ा होता है, वो बना बना ही आता, आजकल तो मार्केट में आता, पहले तो संत लोग खुद ही बनाते थे या ऋषि योगी लोग खुद ही बनाते थे, अब तो सब रेडीमेड मिल जाता है आपको, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, तो 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा लेंगे, 15 हाथ लंबा लेंगे, और स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए। पहली बात तो मतलब वो बिना यूज किया हुआ, वो किसी ने किसी भी चीज़ के लिए यूज ना किया हो, ठीक है, और दोनों तरफ से अच्छे से वो उसके धागे नहीं निकले होने चाहिए, कॉटन ही होना चाहिए, सिंथेटिक का किसी भी तरह से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब इसकी बहुत सारी सावधानियां हठ योग प्रदीपिका में लिखी हैं, ठीक है, आपको देखने में आएंगी कि इसमें अच्छी सी मतलब कैसा क्लॉथ होना चाहिए। वस्त्र धोती इसको बोलते हैं, वस्त्र का मतलब क्लॉथ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हमेशा गुरु के गाइडेंस में होनी चाहिए, ठीक है। जब आप सीख जाएं तो फिर खुद भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और अच्छे से बुना हुआ कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, अनयूज्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सिंथेटिक मटेरियल का नहीं होना चाहिए। मतलब सिंथेटिक मटेरियल शुड डेफिनेटली नॉट बी यूज्ड, ये समझ लीजिए। तो जो क्लॉथ है वो कंप्लीटली अच्छे से ट्रिम होना चाहिए, नीटली,
ताकि उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो चारों दोनों तरफ से जो निकलते हैं वो निकले ना हो। तो इसलिए इसको उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर इसको आप अच्छे से धो लें, ठीक है, धो लें उसको, गुनगुने जल में अच्छे प्रकार से भिगो लें और किसी गुरु के निर्देशन के अनुसार धीरे धीरे से उसको निगलें और निगलने के बाद लगभग आधा हाथ कपड़ा मुंह के बाहर ही छोड़ दें। उसके पश्चात निगले हुए को धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालना है। तो यही धोती क्रिया कही जाती है। इसमें और बहुत सारे, क्योंकि ये तो शॉर्ट में बताया गया है, लेकिन जो टेक्निक बताई गई है हठ योग प्रदीपिका में वो यही बताई गई है कि इसको अच्छे से धो लें, रिंस कर लें इसको, क्लॉथ को अच्छे से बॉयल कर लें, पानी में उबाल लें इसको, ठीक है, और एक कंटेनर में इसको गर्म पानी करके, वार्म वाटर करके उसमें उसको डुबो के रख दें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों, ठीक है। और उत्कट आसन में या उकड़ू आसन में स्क्वेटिंग पोजीशन जिसको बोलते हैं उसमें बैठ जाएं, ठीक है। उसमें बैठ जाएं का मतलब ऐसा नहीं कि आप एड़ियाँ उठा के बैठें, हीट मतलब फ्लैट हील हो आपकी ग्राउंड पे, और जो मतलब आराम से जैसे बैठते हैं नॉर्मली, जैसे जल नीति में आप बैठते हैं, तो उस तरह से आप बैठ सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ बैठा नहीं जा रहा, तो आप पीछे अपने ब्लॉक रख सकते हैं, ब्रिक्स होती हैं जो योगा ब्रिक्स होती हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और रिलैक्स बॉडी कर लें अपनी, कंप्लीट रिलैक्स हो जाएं, मन को मजबूत कर लें। मन को स्ट्रॉन्ग करना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन से ही आप कर पाते हैं कोई भी चीज़। मन में दृढ़ता आती है तो आप कर सकते हैं। यदि मन पहले से ही कमज़ोर हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कपड़े को स्प्रेड करके रखें, फोल्ड ना हो, ठीक है। और स्प्रेड को आप एक जगह पे थोड़ा कॉर्नर बना लें और शुरू वाले उसमें, और फिर अपनी जीभ पे रखेंगे और जीभ पे रख के इसको धीरे 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 सटकना शुरू कर दें, ठीक है। और जब आप सटकेंगे इसको तो गले पे चिपकेगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लें, तो एक सिप पानी पी लें, थोड़ा गर्म गुनगुना पानी हो, या नमक भी थोड़ा सा हल्का सा मिला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी ना पिएं, क्योंकि पानी से पेट भर गया तो फिर कपड़े में ले पहुँचने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने पेट को कपड़े से भरना है, पानी से नहीं, ये समझ लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा एक सिप पानी उसको सिर्फ गटकने के लिए ही आपको पीना है, कि थोड़ा नीचे चला जाए कपड़ा, थोड़ा थोड़ा पानी पी के। तो आपके कहीं भी गले में वो अटकता है तो उस तरह से आप इसको स्वेल करते जाएं, स्वॉलिंग करते जाएंगे। और कई बार ऐसा लगेगा कि उल्टी होने वाली है तो थोड़ा रोक लें, हल्का सा फिर थोड़ा सा पानी पी लें, ठीक है। फिर धीरे धीरे से सटकने की कोशिश करें। तो ऐसे सटकते सटकते आप 2/3 तो कम से कम उसको सटक ही लें कंप्लीट, और बाकी को बाहर छोड़ दें, मुंह के बाहर। और फिर जब पेट में अंदर चला जाए कपड़ा, ठीक है, पेट में छोड़ दें उसको। लगभग 5 से 20 मिनट तक ही कपड़े को पेट के अंदर रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। 5 से 20 मिनट तक ही पेट के अंदर उस कपड़े को रखना है, और नौली क्रिया करनी है फिर खड़े होकर, ठीक है। नौली क्रिया करें, राइट नौली, लेफ्ट नौली, मध्यम नौली, रोटेट करें या अग्निसार करें जिसको नौली नहीं आती है। तो इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से क्लीन करें स्टमक को, और फिर उसी पोजीशन में बैठ जाएं, उकड़ू आसन में बैठ जाएं, और धीरे धीरे से फिर कपड़े को बाहर निकालें, ठीक है। तो ये क्रिया घेरण संहिता में बताई गई है, और ये क्रिया आपको दोनों मतलब ग्रंथों में बताई गई है। तो इसलिए आप इसमें समझ गए होंगे कि किस तरह से क्रिया की जाती है। स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए, उकड़ू बैठना है, नौली भी क्रिया होनी चाहिए, और 20 मिनट से ज़्यादा रखेंगे तो कपड़ा नीचे हाथ में जाना शुरू हो जाएगा, पचना शुरू हो जाता है। 20-25 मिनट से ज़्यादा रखें तो आप सोचें कि हमको 15 से 20 मिनट के बीच में ये कपड़ा आपको पेट से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। निकालते हुए भी कई बार अटकता है गले में, तो उसको थोड़ा सा हिलाएं, इधर उधर करेंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आभास होगा इसका कि हाँ थोड़ा सा अटक रहा है, फिर
थोड़ा साइड में हिलाएं, थोड़ा ऐसे आगे पीछे करें, तो फिर वो आपका फिर आप वापस आ जाता है। तो इसलिए इसमें जो बताया गया है, इसके जो लाभ बताए गए हैं वो हैं कास श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगाश विंशति धौति कर्म प्रभावेन प्रियांतयेव न संशय। अर्थात धौति के लाभों का जो वर्णन किया गया है यहाँ पे, वो हठ योग प्रदीपिका में ये बताया गया है कि जो साधक धौति का अभ्यास करता है उसे किसी भी प्रकार के रोग जैसे खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ रोग आदि नहीं होते हैं। अर्थात 20 प्रकार के कफ विकार दूर होते हैं। अर्थात कफ से होने वाली सारी बीमारियां इसमें आपको नहीं होती है। इससे पूरी आपकी आहार नाल जो है वो शांत साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, और पूरे आमाशय की जो है सफाई हो जाती है। तो पूरे इस जो आपका सिस्टम है, ये आपका पाचन वाला जहाँ खाना पहुँचता है पेट में, उस पेट की सफाई होती है कंप्लीटली, पूरी आहार नाल की सफाई हो जाती है। और आप खाएंगे वाइट कपड़ा, निकलेगा पीला पीला कपड़ा, तो पित्त भी निकलता है उसमें, कफ भी निकलता है, एकदम वो ऐसा आएगा कपड़ा, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतनी गंदगी मेरे पेट के अंदर है। तो ये धौति क्रिया आपको करनी है। धौति क्रिया करते समय ये ध्यान रखना है कि एक तो पहले योग शिक्षक या गुरु के के अंतर्गत ही करें इसको, ठीक है। और जब आप कपड़ा खा रहे हों, धोती खा रहे हों, तो बहुत धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, टाइम लग सकता है, तो आराम से करते जाएं, थोड़ा थोड़ा भी निकलेंगे तो निकल सकते हैं। और मन को बड़ा मजबूत करना पड़ेगा इसमें आपको, कि मन में भी दृढ़ता आए, ठीक है। मन में दृढ़ता आनी चाहिए, आपके मन से ही कर पाएंगे। सारे सटकर्म आपके मन के मजबूती से होगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। शरीर की चीज़ें तो बाद की बात है, पहले मन को मजबूत करना है। तो धोती निगलते में दिक्कत होने पर गुनगुना पानी पिएं, नमकीन होना चाहिए पानी। कुछ लोग दूध में भी भिगो के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कई बार शहद लगा लेते हैं, चलो मीठा सा लगे तो शहद लगा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि चॉकलेट लगा के निकलने लगो आप, ठीक है, कि नहीं थोड़ी चॉकलेट लगा लेते हैं, तो वो नहीं करना है, समझ गए नहीं। तो धोती निकलते धीरे धीरे उसको निकालना है। तेजी से निकालने पर खून निकल सकता है, तो इसलिए आराम से निकलना है। जो लोग धोती पहली बार कर रहे हैं वो धोती पर घी या शहद लगा सकते हैं। और धोती करने से पहले, उससे पहले जब आप जिस दिन आपको करनी हो धोती, उससे एक दिन पहले आपका जो खाना होना चाहिए वो भोजन या तो हल्का हो या करे ना, शाम का भोजन, ठीक है। शाम का खाना ही ना खाएं तो बहुत हल्का खाएं, ठीक है। बारात से आके धोती नहीं करनी है, ठीक है। या सैटरडे संडे अपना रेस्टोरेंट में जाके पराठे वराठे खा के, मटर पनीर, पालक पनीर, पता नहीं पनीर की डिश होती है धरती पे पूरी मेन्यू में रेस्टोरेंट के, तो सब नकली पनीर की डिश ना खा के आए, तो वो नहीं करना है। तो एकदम एक दिन पहले एकदम खाली पेट रखें, वो ज़्यादा रिकमेंडेशन है, क्योंकि तब आपका अच्छे से पेट क्लीन हो सकता है। तो इस तरह से धोती क्रिया करें, ठीक है। इसमें क्योंकि आप देखेंगे कि तो इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि इसमें बीपी बढ़ने वाली बात हो, या इसमें कुछ ऐसा हो, नमकीन पानी हल्का सा 1-2 घूंट ही पीना आपको, ठीक है, तो वो भी पी सकते हैं थोड़ा, नहीं तो दूध से थोड़ा सा पी लें, या मतलब शहद लगा लें थोड़ा, तो उससे आप सटक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ज़्यादा इसमें सभी व्यक्ति इसको कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो कुंजल नहीं कर पाता वो धोती क्रिया कर सकते हैं। जैसे ओल्ड एज में कुंजल क्रिया करते समय बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो वो आप छोड़ सकते हैं इसको। बस्ती, बस्ती दूसरी क्रिया है, मतलब जब आप करेंगे इसको अगले सेशन में, शायद आपका है धोती, है ना, दंड धोती भी होगी और धोती भी होगी, दूसरे सेशन में आपका ये हो सकता है, सेकंड सेमेस्टर में। हाँ, क्या है, अग्निसार क्रिया है, शीत कर्म कपाल भाती है, नहीं इसमें भी नहीं है, तो आपके मजे हैं, अगले 6 महीने तक आपको करनी नहीं, लेकिन फिर भी हम जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, आपको पहले ही करा देंगे, ठीक है।
ताकि आपका अभ्यास नियमित बनता रहे। सूत्र नीति है और व्युत्क्रम कपाल भाती, शीतक्रम कपाल भाती, व्युत्क्रम कपाल भाती। तो ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। नाक से पानी पी के मुंह से निकालना और मुंह से पानी पी के नाक से निकालना कपाल जल नीति के बाद, ठीक है। और ये कपाल भाती है, ये रहेगी आपका, ठीक है। और शीत ये आपका, हाँ, सूत्र नीति। तो नीति तो जैसे ने रबड़ नीति कर ली, वो सूत्र नीति भी कर लेगा आराम से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी से अच्छा होता है, सूत्र नीति ही बेस्ट है, ठीक है। शास्त्रों में सूत्र नीति का ही वो है, सिद्धांत है, तो इसलिए वो आप कर सकते हैं। अब बस्ती क्रिया, बस्ती से क्या होता है, अब तो ये सब करते ही हैं बस्ती को, मतलब एक एनिमा बोल दिया उसको, अब ये होता है। तो बस्ती शरीर की बड़ी आंत की सफाई करती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि नाभि दग्न जले पायुन्यस्तान लोत्कटासन आधारांकुंचन कुर्यात क्षालनम बस्ती कर्म तत्। मतलब आप इसमें देखेंगे जो धोती क्रिया बताई है ना, तो धोती क्रिया में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। आप केवल धोती क्रिया का मतलब सिर्फ ये धोती वाले क्रिया को मत समझिए आप, उसमें दंत धोती भी आती है, कर्ण धोती भी आती है, जिव्या धोती भी आती है, नेत्र धोती भी आती है, नेत्र नेति भी आती है, नैन नेति जिसको बोलते हैं वो भी आती है, ठीक है। कुंजल क्रिया हो गई, वो भी धोती है, धोना ही है, वो भी संघ प्रक्षालन है, वो भी धोना ही है एक तरह से। तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, तो लेकिन इसमें आपको सिर्फ अपना धोती, जो वस्त्र धोती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो धोती का मतलब होता है धोना, और वस्त्र धोती का मतलब कपड़े वाला धोना, कपड़े से धोना, ठीक है, कपड़े से साफ सफाई करना। तो ये है, तो इसलिए धोती क्रिया में ये कई क्रियाएं शामिल हैं, केवल सिर्फ धोती सटक लेना ही धोती क्रिया नहीं है, बाकी धोती क्रिया में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। ये आपको आराम से देखने को मिलेगा शास्त्रों में। तो ये बताया गया है कि सबसे पहले साधक को नाभि पर्यंत किसी स्वच्छ जल में जाकर गुदा में एक स्वच्छ नली डालकर उत्कट आसन में बैठना चाहिए। उसके पश्चात साधक को अपने गुदा को संकुचित कर जल को गुदा मार्ग से अंदर प्रविष्ट कराकर अंदर के अंगों को धोना चाहिए। यही बस्ती क्रिया है। तो इसमें ये बताया है, चलो इसमें तो अभी ये पाइप डालने वाली बात की गई है, लेकिन जो योगी लोग होते थे वो जो आपका अश्वनी मुद्रा का अभ्यास उनका तीव्र बहुत अच्छा होता था, अश्वनी मुद्रा का, और साथ में उनका मूल बंध भी अच्छा लगता था। तो अश्वनी मुद्रा से वो बार बार अपने गुदा द्वार से पानी को ऊपर खींच लेते थे बड़ी आंत में, और फिर बाकी उसको छोड़ देते थे, नदी में करते थे ये काम। अब तो बहुत आसान हो गया, आपको लिटाते हैं और पाइप डालते हैं आपके गुदादार में, और उसमें पानी पूरा जो एक मेडिकेटेड पानी रहता है, स्पेशल पानी होता है, वो जल होता है, तो उससे सफाई करते हैं। तो बस्ती क्रिया तो अब बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसमें भी हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। एक में थोड़ा कभी कभी किसी को पेनफुल हो सकता है तो उसको हिंसक बोलते हैं, लेकिन एक बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे से किया जाता है, शरीर के हिसाब से वो किया जाता है, तो वो अहिंसक हो जाती है। तो इसलिए इससे हम अंदर के अंगों की सफाई कर लेते हैं। जो बड़ी आंत है आपकी, पूरी बड़ी आंत, क्योंकि आपको जो कब्ज होता है ना, किसी को भी जो कब्ज होगा वो छोटी आंत में कभी कब्ज नहीं होता। कब्ज की शिकायत हमेशा बड़ी ही आंत में होती है, ये समझ लीजिए। तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो बड़ी आंत का विषय है, छोटी आंत का विषय नहीं है। लगता है हमारे पेट में ऊपर की तरफ जो है कि यहाँ हो रहा है, तो लेकिन वो वहीं से घूम के आती है वो आंत। तो इसलिए बस्ती क्रिया आप करा सकते हैं, बस्ती ले सकते हैं। और पंचकर्मा में तो कई तरह की बस्ती होती है, कटी बस्ती होती है, जानु बस्ती होती है, ग्रीवा बस्ती होती है, ठीक है। ऐसी तरह से नेत्र बस्ती होती है। तो अलग अलग प्रकार की बस्तियां हैं, लेकिन ये बस्ती जल से होती है जो बड़ी आंत के लिए होती है। तो इससे भी आपका पेट क्लीन, अर्थात जब भी आपको कहीं कुछ भी आपको षटकर्म कराने होंगे या मतलब करने होंगे, या कहीं आप हीलिंग या थेरेपी लेने जा रहे होंगे, तो सबसे पहले आपका पेट ही साफ करते हैं वो लोग, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों तरह से पेट साफ करते हैं। पेट क्लीन तभी काम करते हैं उस पर, क्योंकि वहीं से आपकी शुरुआत होती है। तो क्यों ना हम अपने को पेट को ऐसे ही रखें शुरू में ही, ठीक है। तो इसलिए इसके जो लाभ होते हैं, इसके लाभ के बारे में बताया गया कि बस्ती के लाभ बताते हैं कि
इसके अभ्यास से शरीर के बहुत सारे रोग, जैसे किसी को गैस बनती हो और जलोदर लिप्रोसी की समस्या हो, स्प्लीन की समस्या हो, वात पित्त कफ की समस्या हो, वो विकृत हो गए हों, वो सब ठीक होते हैं वो रोग। और शरीर की जो धातुएं हैं वो पुष्ट होती हैं, मजबूत होती हैं। मन को बड़ा प्रसन्नता मिलती है इससे। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर कांतिवान बनता है, इंद्रियां बलिष्ठ होती हैं। ये बहुत सारे लाभ हैं। एकदम नेचुरल तरीके से आपका शरीर कांतिमान हो जाएगा, प्रसन्न रहने लगेगा। क्योंकि पेट ही सही नहीं होगा तो आपका मन भी दुखी रहता है। आप अच्छे से ना सोच पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका पेट साफ रहता है उसके विचार भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है। आधो के तो शौचालय जाने में सुबह सुबह बहुत सारे विचार आते हैं कि क्या बिजनेस करना है, जब वो हल्का हो जाता है बंदा, ठीक है। वहाँ अपने पास रहता है और एकदम वो होकर रिलैक्स होकर सोचता है कि आज भाई अब तो आनंद आ गया, अब काम करते हैं बढ़िया। तो कितना फर्क पड़ता है आप सोचिए, सोच पे भी। तो पेट को कितना आपको साफ रखना चाहिए और पेट को कितना क्लीन रखना चाहिए, ये आप सोच लीजिए, ठीक है। इसलिए जब हम कभी गरिष्ठ भोजन खाते हैं, मैदा वाला भोजन खाते हैं या चिपकने वाला शरीर में भोजन खाते हैं तो हमको बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। साफ नहीं होता, अच्छे से नींद भी नहीं आती। तो फाइबर चीज़ें खानी चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए, लिक्विड होना चाहिए आपके खाने में ज़रूर, ठीक है। तो उस तरह से आप लें। तो ये ध्यान रखना है इसमें, तो क्योंकि शास्त्र में तो बताया गया कि नदी से या कहीं से भी करें, लेकिन जल जो है नदी का वो रुका हुआ नहीं होना चाहिए और पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो गुदा द्वार में नली डालते हैं वो भी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन में यदि हो, ठीक है, तो इसको नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, कई और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको जल्दी से ये अभ्यास नहीं कराया जाता। फिर हाँ, उनको लेकिन संघ प्रक्षालन करा सकते हैं, वो बहुत अच्छी क्रिया है, ठीक है। उसमें कोई पाइप वाइप डालना नहीं है, उसमें पानी पीना और टॉयलेट जाना है, ठीक है। तो वो करना है इसमें। तो इस तरह से इसको हम अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सी क्रिया, बस्ती क्रिया। अब नौली क्रिया को समझ लें, ठीक है। इसका विस्तार पूरा आपको उसमें देखने को मिलेगा, हठयोग प्रदीपिका में। एमंदावार्त वेगेन तुंद सव्याप वयतः नतांसो भ्रामदेशा नौली सिद्ध प्रचक्षते। सबसे पहले सांस को बाहर छोड़कर हाथों को घुटनों पर रखें खड़े होकर, ठीक है। कंधों को सामने की तरफ झुका लें। उसके बाद क्या करना, उड्डयन बंद लगाकर नलों को सामने की ओर इकट्ठा करें। फिर तेजी से गति से उदर को दाएं और बाएं, बाएं से दाएं घुमाएं। इसे ही नौली क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि आपका उड्डयन बंद सफल होना चाहिए। पहले तो उड्डयन बंद में आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप पूरा पेट अंदर खींच लें। और जब आप पेट खींच लेंगे अंदर तो आपको देखेंगे कि आपका पेट, जब हथेलियां आप रखेंगे ना, घुटनों पे हाथ रखेंगे, तो घुटनों पे एक हाथ को दबाएंगे तो राइट हाथ को दबाएंगे तो नौली लेफ्ट की तरफ जाएगी, लेफ्ट को दबाएंगे तो राइट को तरफ जाएगी। तो आप अगर सुबह जब योग की क्लास होगी तब भी आप करने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना चाहिए आपको। तो इसलिए नौली क्रिया की फिर धीरे धीरे आपको नौली निकलने लगेगी। लेकिन उससे पहले आपके कुछ प्राणायाम का अभ्यास हो और बाह्य कुंभक करने का अभ्यास हो आपको अच्छे से, और आपको उड्डयन बंद लगाने का अभ्यास हो अच्छे से आपको, तो आप आसानी से इस क्रियाओं को करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगी। कुछ ही टाइम में वो निकलने लगती है। तो प्राणायाम करके और ये उड्डयन बंद लगा के आपका फैट भी कम होने लगेगा धीरे धीरे पेट का, तो अपना हो जाता काम। तो इससे जो हमारे पेट की सारी बीमारियां ना, बहुत सारी बीमारियां, ऑलमोस्ट सारी बीमारियां, जैसे पाचन की समस्या हो गई या लो जठराग्नि होगी, मंद जठराग्नि जिसको बोलते हैं,
वो सारे दोष आपके खत्म हो जाते हैं और आपके पेट के सारे अंगों की मालिश होती है। ठीक है, उदर की मांसपेशियां मजबूत होती है। लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम हो, स्प्लीन की प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो, ये बहुत ज़्यादा ठीक होती है इससे। ठीक है, इतना इसका मतलब लाभ होता है। तो इसलिए ये अभ्यास वैसे थोड़ा सा कठिन है, लेकिन धीरे धीरे इसको अभ्यास करेंगे, संभल कर करेंगे तो आपका ये अभ्यास सिद्ध हो सकता है। अल्सर में, हर्निया में इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों का पेट बहुत कमज़ोर हो उन्हें धीरे धीरे करना चाहिए ये। ठीक है, नौली को घुमाने से पहले धीरे धीरे घुमाएं, ज़्यादा ना घुमाएं। पहले थोड़ा इधर उधर करना ही सीख लें, उसके बाद धीरे धीरे घुमाना भी आ जाएगा। जब आप करने लगेंगे तो कंट्रोल होने लगेगा आपको अपने शरीर पे। तो इसलिए षट कर्मों का ये जो है शरीर को आंतरिक शोधन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका हमको नियमित अभ्यास करना चाहिए, शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए करना चाहिए और मलों का नाश करना चाहिए। अपने शरीर के अंदर जितने मल जमा हैं, विषाक्तता तो जमा है, उनकी शुद्धि करनी चाहिए। शरीर तभी रोग मुक्त होगा आपका, रोग मुक्त होगा तो स्वस्थ होगा, अंडरस्टूड है। और स्वस्थ होगा तो आप दीर्घायु होंगे, आपकी उम्र लंबी चलेगी। ठीक है, और पूरे शरीर की सफाई इन षटकर्मों के द्वारा आप कर सकते हैं। वात पित्त कफ को साम्य अवस्था में ला सकते हैं, नाड़ियों को निर्मल और स्वच्छ कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर, शरीर के अंदर प्राण जो हैं उनका प्रवाह तेजी से होगा, बढ़िया होगा। तो इसलिए साधक अपनी साधना को बिना किसी रुकावट के वो पूरा कर सकता है यदि वो षटकर्मों का अभ्यास करता है तो। ठीक है, तो यहाँ तक ये 3 षटकर्म आपको बताए हैं। इनमें यहाँ तक का कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कितने कितने टाइम में कर सकते हैं? जैसे नौली तो आप रोज कर सकते हो। ठीक है, नौली क्रिया आप रोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस्ती क्रिया आप 8 दिन में कर सकते हो, 15 दिन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और धोती क्रिया भी आप 15 दिन में कर सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा परेशानी है तो 8 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन 15 दिन में भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तीनों क्रियाओं को आप इस अंतराल में दोहरा सकते हो। धोती रोज करने की क्रिया नहीं है, रोज नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा परेशानी होती है जब किसी को, तो बहुत ज़्यादा होती है तो फिर तीसरे चौथे दिन भी करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सामान्य रूप से 8 दिन या 15 दिन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस्ती में नॉर्मल पानी यूज करना चाहिए ना? हाँ, नॉर्मल पानी ही होता, मतलब नॉर्मल पानी। अब तो क्या है, थोड़ा मेडिकेटेड पानी होता है। ठीक है, वो यूज किया जाता है, नॉर्मल पानी नहीं यूज किया जाता, उसमें कुछ दवाई डाली जाती है आजकल। ठीक है, तो वैसे तो गंगा जी का पानी जैसे हुआ या नदी का पानी हुआ, बहता हुआ जल हुआ, तो वो नॉर्मल ही होता है, विधि तो उसमें ही बताई गई है। ठीक है, लेकिन आजकल अलग से आता है, बस्ती के लिए पानी आता है, उससे करते हैं। फिर डिस्टिल्ड वाटर टाइप का रहता है वो, उससे। आरओ वाले पानी से? हाँ हाँ, उससे कर सकते हैं। तो इसका कुछ गुनगुना होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हाँ, हल्का गुनगुना होता है, ठंडा नहीं होता। बॉडी टेम्परेचर पे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो धोती में अंदर फंस गया कपड़ा तो फिर क्या करेंगे? मतलब फंस जाता है क्या? कभी कभी फंस जाता है तो, लेकिन साइड में ऐसे ऐसे करके निकल जाता है। खींचना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं खींचना, खींचेंगे तो कहीं छिल सकता है, ब्लड आ सकता है। आपको बस ये कपड़ा लगाया हुआ है, हल्का सा हिलाएंगे, थोड़ा सटकेंगे पहले, अगर निकल नहीं रहा तो फिर पहले सटक लेंगे उसको, फिर दोबारा निकालेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे धीरे धीरे निकल जाता है आराम से, टूटना नहीं चाहिए पेट में। तो कभी गलती से कोई पूरा ही निकल गया तो गल जाता है वो कपड़ा पेट में। गल जाता है? हाँ, वो ऐसा कपड़ा रहता है, वो गल जाता है। ठीक है, आपके तो कपड़े कहीं में। कहीं ये हम देखते हैं मैजिक शोज में, जादूगर बड़ा बड़ा कपड़ा खा देते हैं, वो यही कर रहे होते हैं?
ना, वो तो उनका तो टेक्निक अलग होती है, वो तो कहीं मुंह पे रख लेते हैं या कपड़ा ऐसा होता है उनका, डिफरेंट टेक्निक होती है। क्योंकि वो ठीक तो है। गंदा नहीं होता, कपड़ा तो बढ़िया निकल रहा होता है। हाँ, तो वो उनका वो सब वो आंखों का धोखा होता है, वो कुछ और टेक्निक होती है उनकी। ठीक है, वो खाते नहीं है। ठीक है, जैसे तलवार भी डाल ले तो वो अंदर फोल्ड होती जाएगी। ठीक है, वो मुड़ जाएगी, दिखेगी तो एकदम सीधी है, डाल रहे तो वो मुड़ जाएगी, और वहीं से फिर सीधी ऐसे निकालेंगे उसको, ऐसे करके। कुछ कुछ असली भी करते हैं, क्योंकि दंड धोती करने वाले होते हैं तो चली जाती है, लेकिन ऐसा होता है। और वो रबड़ की तलवार हुई मान लिया, थोड़ा सा हल्का सा हो रहा है, तो वो इस तरह से वो करते हैं, तो उसमें जादूगर पे ज़्यादा ध्यान न दें। असली जादूगर तो आप लोग ही हो, जब आप खाओगे तो पता चलेगा कि हम तो सच में कपड़ा खा जाते हैं। अच्छा, बस्ती में जैसे हम अगर घर में कर रहे हैं तो कितना पानी होना चाहिए? 1 लीटर, आधा लीटर? ना ना, आधा लीटर से भी कम ही होता है, हाइट के हिसाब से होता है। जैसे आपके लिए उसमें उसमें एक नाप का एक पैमाना बना होता है, तो आयुर्वेद में इसका एक नाप दी जाती है कि वजन कितना है, हाइट कितनी है, उस हिसाब से इसका नाप होती है। मतलब 250 ग्राम से लेके आधा लीटर तक पानी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, खली टाइप के आदमी के लिए तो आप 1 लीटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये पर बाजार में जो मिलते हैं वो तो सब कम से कम 750 ml तो सबका होता है उसका माप। पानी, हाँ। नहीं पानी तो चाहे 2 लीटर मिले, उससे क्या है, देखो कि 2 लीटर जितना मिलता है उतना यूज करेंगे। वो तो बॉडी प्रकृति सब देख के किया जाता है, इसलिए बस्ती जब करते हैं तो पहले चेक किया जाता है। ठीक है, आयुर्वेद में ये है, मतलब इसका नियम है, बिना नियम के नहीं होता है। तो ठीक है। कई जगह ऐसे भी होता है कि आप बस्ती भी 2 बार करो, पहली बार में पूरा साफ नहीं होगा, दूसरी बार में साफ होगा, हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल। देखो इसमें है, बस्ती का भी एक किताब है ये आपकी, इसमें सब लिखा हुआ है, कहाँ सब बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है इसमें। तो सर इसको करने का भी कोई टाइम ड्यूरेशन है? जैसे आपने धोती का बताया कि 5 से 15 मिनट तक या 20 मिनट तक हम उसको अंदर रख सकते हैं, ऐसे ही बस्ती में भी वो पानी को हाँ, रखने का कोई समय? थोड़ी देर 15 मिनट 10 मिनट रख सकते हैं। अच्छा, इसका भी 15 मिनट? हाँ, ऐसे ही है, मतलब एकदम से निकालना नहीं है। तो जी जी हाँ हाँ, शौचालय होना चाहिए पास में आपके, वो जी। नियम अपनाया जाता है। सही है। और बताइए। इसको भी अंदर करके नौली कर सकते हैं क्या, पानी लेके? नहीं, नौली नहीं करेंगे इसमें, वो तो बड़ी आंत में अपने आप ही धुल जाता है ना, बड़ी आंत है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, अब इसमें कहाँ है, मिल नहीं रहा, बाद में बता देंगे आपको। और बताइए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ। हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा कम टाइम का ही रखते हैं क्लास। ठीक है, आज थोड़ा ग्रुप आया हुआ है बच्चों का, वो वेट कर रहे हैं। अच्छा, एक एक चीज और बता दीजिए। हाँ, जैसे किसी दिन हमारा मन करे भाई संडे फ्री, हम सब कुछ कर लेते हैं आज, मतलब बस्ती भी, धोती भी, और सब, वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, दिन सब? सारी क्रिया एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, अलग अलग वीक में अलग अलग क्रिया करेंगे। ठीक है, तो जैसे कुंजल हो गया, धोती हो गया, और आपका बस्ती हो गई, एक साथ ना करें? ना ना, एक साथ ना करें। ठीक है, तो उससे उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक एक क्रिया एक एक वीक में कर लें, अपना आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर कपालभाति तो कर ही पाएंगे, वो तो थोड़ी देर पहले करना है तो कर सकते कपालभाति तो आप रोज करें। कपालभाति में तो ये अगर भी शीत कर्म कपालभाति कर रहे हो, वीत कर्म कपालभाति कर रहे हो, तो वो नहीं आप रोज कर सकते। मतलब है तो रोज करने की क्रिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। रोज बाथरूम में जाके पानी पी लो, नाक से, मुंह से छोड़ दो, मुंह से पी लो, नाक से छोड़ दो, यही तो क्रिया है। ठीक है, तो लेकिन उसको भी आप 3-4 दिन में रिपीट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, जब आ जाएगी आपके, तो उसमें थोड़ा सा, तो रोज मतलब सारे षटकर्म एक साथ कर लें, वो सही नहीं है,
वो शरीर उतना झेल नहीं पाएगा, बीमार हो सकता है, बुखार हो सकता है। जैसे संघ प्रक्षालन करेंगे तो संघ प्रक्षालन ही करेंगे, ठीक है, मतलब उसके साथ कुंजल करेंगे जरूर, संघ प्रक्षालन के बाद कुंजल जरूर करेंगे। और नेति वेति तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो तो रोज का क्रिया आपको करने के बाद ही आप संघ प्रक्षालन करें। लेकिन संघ प्रक्षालन करें और कुंजल करें तो पूरा मुंह से लेके एनस तक का पूरा जो आपकी क्लीनिंग हो जाती है, एकदम साफ पानी हो जाता है, साफ एकदम बच्चे जैसी आंत हो जाती है। तो ये रहता है। तो शरीर के हिसाब से स्वास्थ्य, जैसे आपको आदत पड़ गई, सपोज किसी को करते करते धीरे दो, कोई अगले दिन कर रहा, कोई तीसरे दिन कर रहा, दूसरे दिन कर रहा, एक वीक में सारी क्रियाएं कर ली जिसने, किसी ने धीरे धीरे बढ़ा के, तो इसलिए वो फिर बाद में कई क्रियाएं एक साथ कर सकता है। लेकिन प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए एक एक क्रिया को सीखें, एक एक क्रिया करें पहले, फिर एक वीक में 2 क्रियाएं कर लें, ठीक है, फिर ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं तो जैसे कपालभाति होगी, जल नेति हो गई, और कुंजल हो गया, त्राटक हो गया, ये तो आपके रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी क्रियाएं हैं वही तो आपको रिपीट करनी है 10 दिन में, 15 दिन में या महीने में। संघ प्रक्षालन तो 6 महीने में करते हैं रिपीट, मतलब विधि तो यही है। बाकी जो करने लगते हैं तो हर महीने भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि उसके नियम ऐसे होते हैं, लगभग 40 दिन तक का नियम होता है। आप हार्ड खाना नहीं खा सकते, ठीक है, आप बहुत केमिकल वाला खाना नहीं खा सकते, तेल के भुने पका का खाना नहीं खा सकते। 40 दिन तक का ये अभ्यास किया जाता है, ठीक है, मतलब ये शास्त्रों में लिखा है। तो उससे नहीं तो कुछ ना कुछ विकार पैदा हो सकते हैं और लाभ होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए संघ प्रक्षालन को 6 महीने में एक बार बताया है कि 6 महीने में एक बार करें, एक बसंत के टाइम पे, एक शरद ऋतु के टाइम पे, 2 टाइम पे इसको बताया गया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि संत हमारे यहाँ लोग तो नॉर्मली खाना खाया जाता है, जैसा हम यहाँ खाते हैं आश्रम में खाना, वैसा खाएंगे रोज, तो फिर महीने में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर रह के आप बाहर खाने लगे, कुछ मान लिया संघ प्रक्षालन किया, 2-3 दिन बाद बर्गर खाने लगे या पिज्ज़ा खा लिया, या कहीं उसमें बताया कौन सा है, सबवे, उसमें सब्जी वब्जी के, भाई हाँ ये सब्जी डिजाइन वाली सब्जी मिलती है, 1000 चटनी रखते हैं वो, ठीक है, तो आदमी को पका देते हैं और आदमी को लगता है मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, जबकि वो भी अनहेल्दी ही है, ठीक है। तो इसलिए है तो ब्रेड ही है, तो सड़ा के बनाई हुई चीज़ ही है ना, ताज़ी तो है ही नहीं। सब्जियां ठीक हो सकती हैं, वो अलग बात है। तो इसलिए मतलब हम अगर नियम का पालन कर पाए तो कर सकते हैं, महीने में, हर महीने कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं। कुछ और तो प्रश्न नहीं है अभी मस्तिष्क में, दिमाग में?